नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सरोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं किसकी, तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति की, किसकी दोस्तों, राष्ट्रपति की वीडियो देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ये हमारा भारत का क्या होता है, पहला नागरिक होता है, पहला व्यक्ति होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद के हम लोग माध्यम से ही पूरे हम लोग इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहां पर दो स्तर का गठन किया गया है। अब दो स्तर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग यहां सुनिएगा, इसमें कितने स्तर थे दोस्तों, दो स्तरों का इसमें गठन किया गया है। अब ये दो स्तर क्या क्या हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला आपने जो देखा दोस्तों, तो इसमें आता है एक संघ आता है और एक क्या आता है, राज्य आता है। एक आता है दोस्तों संघ सरकार, आप ध्यान देना, और एक आता है राज्य सरकार। तो दोस्तों तो हम इसके बारे में भी हम लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन छोटे छोटे ही हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें आपको मंजिल तक पहुंचाना है। क्लियर हुआ दोस्तों, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए हमें राष्ट्रपति से बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहां से। तो दोस्तों आपने ये तो देखा, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति होता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, यहां तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, आपने पहला नागरिक तो देख लिया, लेकिन संघ में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। संघ में हमारे यहां पर कौन दोस्तों, तो इसमें क्या बोला इसने, संघ में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ना राष्ट्रपति होता है। क्लियर हुआ दोस्त, समझ में आया यहां तक। चलिए अब यहां पर हम लोग देखा, लेकिन अब हम दोस्तों यहां पर अनुच्छेद की बात करेंगे। लेकिन कार्यपालिका में तो प्रधान होता है, लेकिन दोस्तों एक शब्द और समझिएगा, यदि यही कार्यपालिका के सामने हमारे यहां पर वास्तविक लग जाए, तो वास्तविक कार्यपालिका का हमारे यहां पर कौन होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। आपको पता होनी चाहिए, समझ में आया। संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका या हमारे जो वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर हुआ दोनों दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना होगा। तो उसके सामने वास्तविक लग जाता है तो प्रधानमंत्री आ जाएगा, और वास्तविक हट जाएगा, कार्यपालिका लग जाएगा, प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए मैं बार बार इसलिए बोला हूं दोस्तों क्योंकि आपको इससे कंफ्यूजन वाली चीज है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मैं इस प्रकार से लिख दूंगा शॉर्ट में तो आप समझ जाइएगा। अनुच्छेद हमारे यहां पर हम लोग सबसे पहले 52 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे पर कहां शुरू हो जाता है, तो 52 से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद में बात करता है कि राष्ट्रपति का क्या दोस्तों, तो राष्ट्रपति का पद। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं बार बार राष्ट्रपति नहीं लिखूंगा दोस्तों, यदि पद बोला तो मैं पद अकेला लिख देता और फिर राष्ट्रपति नहीं लिखता। अब समझ जाइएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का पद बोला है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद क्या है कि इसके पद के संदर्भ में सारी जानकारी हमें कहां पर रहेगी, तो सारी पद के संदर्भ में हमारे पर सारी जानकारी क्या होगी, तो इसके अंदर रहेगी। किसके अंदर, 52 के अंदर। तो यहां मैं लिख देता हूं, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों, किसके अंदर, राष्ट्रपति पद अर्थात अनुच्छेद 52 के अंदर। क्लियर हुआ। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद है, तो कौन से अनुच्छेद में, 52 में है। क्लियर हुआ दोस्त। सेकंड, अब ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने इसके अंदर तो देखा होगा कि इसके कार्य एवं शक्तियां। तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 53 कह रहा है कि हमारे यहां पर इसमें क्या है दोस्तों, कार्य एवं शक्तियां हैं। किसकी, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। समझ में आया दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, तो राष्ट्रपति की क्या शक्ति है ये हम लोग इनके बारे में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। तो शक्तियों के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसे हम लोग एक अलग ही पार्ट करके हम लोग इसे पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पर निर्वाचन, क्या दोस्तों, कि निर्वाचन की रीतियां क्या होंगी,
निर्वाचन का जो वर्णन है वो किस में है। तो दोस्तों निर्वाचन का वर्णन क्या है, इसे विशेष ध्यान समझना। निर्वाचन का वर्णन तो किस में है दोस्तों, निर्वाचन का वर्णन हमारे यहां पर अनुच्छेद 54 में है। लेकिन मैं इसे आपको समझाता हूं डिटेल्स में, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां पर जो निर्वाचन का वर्णन कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो चुनाव होता है वो हमारे यहां पर किस रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इस बात का ध्यान देना। तो ये अप्रत्यक्ष रूप में होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है आपको तो पता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनाव दे, तो वोट दे, तो वो क्या है, कौन सा चुनाव है वो, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा फिर उनको वोट दिया जा रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। जो जनता सीधे सीधे उन्हें वोट नहीं दे सकती है, तो ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आया। अब ध्यान देना, अब हमारे यहां पर क्या होता है कि इसकी दूसरा पॉइंट जाने तो निर्वाचन मंडल क्या करता है, इसमें हमारे यहां पर कुछ भाग होते हैं, तो हमारे इसमें निर्वाचन मंडल क्या करता है दोस्तों, इसमें भाग लेता है। तो आपको पता है, लिख देता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर क्या करता है, निर्वाचक मंडल इसमें क्या लेता है दोस्तों, भाग लेता है। ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो निर्वाचक मंडल क्या ले रहा है, इसमें भाग ले रहा है। समझ में आया। चलिए अब यहां पर तो आपने देखा दोस्तों, लेकिन इसमें जो भाग लेता है वो कौन कौन लेता है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों इसमें 4 लोग भाग लेते हैं। वो कैसे 4 लोग भाग लेते हैं, सबसे पहले समझिएगा। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं बात करूं सबसे पहले तो राज्यसभा की, किसकी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, राज्यसभा की। दूसरी मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की। तीसरे में बात कर रहा हूं दोस्तों विधानसभा की। किसके दोस्तों, ये विधानसभा का ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अभी बोलूंगा कि विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है। विधान क्या बोल रहा हूं, सभा बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आपने इसमें देखा होगा चौथे में आएगा हमारे पर दिल्ली एवं पुदुचेरी के क्या कर सकते हैं, दिल्ली एवं पुदुचेरी के हमारे पर विधानसभा के लोग इसमें क्या दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक शब्द का और विशेष ध्यान रखिएगा, इतने लोग तो भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें बोला है क्या कि केवल निर्वाचित सदस्य, कौन दोस्तों, केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना, केवल निर्वाचित सदस्य क्या लिख सकते हैं, इसमें वोट दे सकते हैं। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों, केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पर भाग ले सकते हैं, अन्यथा भाग ले नहीं सकते। और यहां पर आया है विधानसभा, इसमें विधानसभा तो भाग ले सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें यहां पर क्या नहीं ले सकता, ये विधान परिषद इसमें क्या नहीं कर सकता है, भाग नहीं लेगा। तो विधान परिषद इसमें क्या नहीं ले सकता मेरे दोस्त, भाग नहीं लेगा मेरे पास। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। समझ आया दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए, वो बोल देगा कि इसमें से हमारे यहां पर कौन कौन निर्वाचन सदस्य में भाग नहीं लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, तो आपको बता देगा। वो 3 ऑप्शन दे देगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और दे देगा विधान परिषद। तो कौन नहीं देता है, विधान परिषद नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाना भी है और सीखना भी है। तो मेरी बातों को एक एक करके ध्यान देना है, और वो बातों को क्या करना है, आपको मतलब अपने दिमाग में उतारना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के साथ साथ उसके बार बार रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम लोग पूरा ही जो रीतियां हैं इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 55 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 55 दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि निर्वाचन की रीतियां बोला है। क्या बोला है दोस्तों, अब निर्वाचन की रीतियां कैसा है दोस्तों, तो समझना जरूरी वो है। निर्वाचन की रीतियां ध्यान से समझिएगा, है ना। तो निर्वाचन की रीतियां क्या हैं दोस्तों, निर्वाचन की रीतियां समझने के लिए हमें थोड़ी सी क्या होता है, बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ना है, तो इसलिए मैं आप यहां पर मिटा देता हूं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर हमारे क्या हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन की रीतियों को समझिए दोस्तों, कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से हमारे यहां पर इसके निर्वाचन की क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है, इसे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, इसे समझने से पहले हमारे यहां पर जो प्रणाली है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक कौन से दोस्तों, एक बांटा गया है संघ में,
और एक बांटा गया है कहां पर, राज्य में। कहां पर दोस्तों, एक संघ में बांटा गया है, एक राज्य में। इस प्रकार से हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा हमारे यहां पर क्या है कि संघ की बात करें तो संघ में हमारे यहां पर 776 है। कितनी दोस्तों, 776 सीट हैं। लेकिन इसकी बात करें तो हमारे यहां पर 4120 सीट है, आपको पता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये राज्यसभा और ये लोकसभा है, अर्थात क्लियर है दोस्तों, ये विधायक अर्थात ये सांसद हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको दोस्तों। तो ऊपर वाले जो आपको देख रहे हैं वो सांसद हैं और नीचे वाले जो देख रहे हैं आपको विधानसभा है। क्लियर हो दोस्तों। लेकिन अब हमारे यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे यहां इसमें एक विधायक की सीट निकालना है, तो हमारे यहां पर कैसे निकालेंगे, तो ये देखिएगा। तो एक विधायक की कितनी सीटें होती हैं दोस्तों, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें कितने हमारे पर लोग वोटर हैं। तो ये देखेंगे, सबसे पहले देखें एक विधायक। ठीक है दोस्तों, एक विधायक को निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, तो एक जो विधायक है इसमें राज्य की क्या होना चाहिए दोस्तों, तो हमारे पर इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, राज्य की जनसंख्या। क्या दोस्तों यहां पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, राज्य की जनसंख्या। समझ रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो राज्य की जनसंख्या। और इसमें किसका भाग देना है, तो दोस्तों राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य का भाग देना है। तो दोस्तों कहां के, राज्य के कुल, है ना, राज्य के क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या बोला उन्होंने, राज्य विधानसभा के कुल, है ना, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। क्या बोला दोस्तों, निर्वाचित सदस्य का क्या देना है, इसमें भाग देना है। लेकिन इसमें क्या करना है, और गुणा भी करना है, 1/1000 का इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एक विधायक की हमारे पर, है ना, उनकी कितनी जो सीट में है वो कितनी संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, एक चीज तो आपने सीखा, लेकिन अभी हमने तो अभी क्या निकालना सीखा, ओनली विधायक। अब हमें क्या निकालना है, सांसद की निकालना है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक सांसद की सीट कैसे निकालें, हमें ये भी देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसके बारे में ध्यान देना, उसकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू को हम लोग निकालना सीख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें कुल विधायकों का जो मत होता है, ये उनका जो मत का मूल होता है, उसे हम लोग देखते हैं। कुल विधायकों का क्या दोस्तों, कुल विधायकों का मत मूल, समझ रहे हैं आप लोग, का मत मूल, एवं इसमें किसका भाग दे दें, तो दोस्तों निर्वाचित सांसदों की संख्या का। क्या दोस्तों, इसमें किसका भाग देना है, निर्वाचित सदस्य सांसद सदस्य का क्या देना है, इसमें भाग देना है। सदस्य का इसमें क्या देना है दोस्तों, भाग दे देना है। लेकिन हाँ, इसमें 1/1000 गुणा नहीं करना है, ध्यान देना इस बात का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पर विधायक की कैसे निकालें और एक सांसद की कैसे निकालें। क्लियर है दोस्तों, निकालते बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 776 हैं, तो 776 कैसे, ये इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें हम लोग, तो इसमें लोकसभा में कितनी, राज्यसभा में कितनी। तो दोस्तों लोकसभा में आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में हमारे यहां पर 530 कितने है दोस्तों, तो आपने 533 आप लोगों ने देखा होगा, तो कितनी इसमें हमारे पास 533 है। तो ध्यान से देखिएगा, और इसी प्रकार हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पर कुल संख्या देखने को कितनी मिल जाती है, तो 776 देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोनों को हमारे इसको मिला दिया जाए तो हमारे पास कितनी होती है, 776 होती हैं। इस बात का ध्यान देना। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा की बात करें हम लोग, तो विधानसभा में मैंने आपको बताया था 4100 कितनी है, 20 सीटें हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है दोस्तों, तो ये एग्जाम में आ जाता है। तो ये चुनाव कैसे होते हैं पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको चुनाव की प्रोसेस समझा देता हूं, तो ध्यान समझिएगा। तो ये चुनाव कैसे होते हैं ना, तो नंबर 1, तो दोस्तों इनका जो चुनाव होता है एकल अनुपातिक संक्रमणी पद्धति के माध्यम से इनका
इनका चुनाव होता है। तो दोस्तों जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसका जो चुनाव होता है वो आप लोगों को पता होगा, इसमें एक कोटा चलता है। क्या चलता है दोस्तों? इसमें ये कोटा चलता है। और कोटा कैसे चलता है तो मैं आपको बताता हूं। तो ये कोटा कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले ये देखिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये कोटा निकालने के लिए कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर मतलब कि वैध मत बोल सकते हैं हम लोग, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कुल वैध मत, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक हमारे पास जोड़ देते हैं, और इसको पता होना चाहिए किससे भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं, तो ये कोटा उनका निकल कर आ जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? लेकिन ध्यान देना, अर्थात कह सकते हैं, सीधी बात ये कह सकते हैं कि 50% + 1 ये कह सकते हैं हम लोग, सीधी बात ये है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी प्रकार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो रीति होती हैं, इनकी रीति अर्थात जो वरीयता का क्रम होता है वो कैसे होता है, चुनाव कैसे हमारे पर ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये 1 कैंडिडेट है, 2, 3 और 4 कैंडिडेट है। अब मान लीजिए कि मुझे पहले वोट देना है कि मान लो पहले कौन जीतना चाहिए, तो पहले हमारे यहाँ पर बी जीतना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बी को पहले दे दिया कि बी जीतना चाहिए। फिर दूसरे में मुझे कौन दे दिया मैंने, तो मैंने दे दिया सी को दे दिया। तो दोस्तों मैंने सी को दे दिया, तो हमारे पर दूसरे में ये जीतना चाहिए, तीसरे में ये जीतना चाहिए, और ये तो जीतना ही नहीं चाहिए, मतलब डी, अर्थात मैंने 4 इसको दिया। तो दोस्तों कि हमारे मन में सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया। लेकिन ध्यान देना, यदि हमारे यहां पर मैंने बी को वोट दिया, इसका कोटा यहीं पर 50% में पूरा हो जाता है, तो हमारे यहां पर ये जीत जाता है। और यदि ये 50% नहीं हो पाता है, तो हमारे यहां क्या होता है दोस्तों, तो इसका फिर दूसरे चरण में होता है। फिर यदि हमने मान लो दूसरे में इसको दे दिया मैंने, फिर इसको, तो ये इसका क्या हो गया, 50% जब तक नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक हमारे यहां पर क्या होता है, ये आगे प्रोसेस बढ़ते जाती है। क्लियर है? और इसमें एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता है, इसमें सारे व्यक्तियों को वोट दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों। क्लियर हुआ आपका इतना? तो ये हमारे पर क्या हुआ, ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ दोस्तों? लेकिन हमारी बात यहीं पर नहीं होती है। अनुच्छेद तो 55 तक पहुंचे अभी हम लोग, अनुच्छेद के अब हम लोग कहां पहुंचते हैं, अनुच्छेद 56 में। तो दोस्तों हमारे यहां पर एग्जाम में आ जाता है अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद जो 56 है, इसमें जो देख रहा है कि हमारे यहां पर अनुच्छेद 56 में क्या बोला गया है, तो दोस्तों इसमें बोला गया है पदावली। क्या बोला गया है इसमें? पदावली बोला गया है। अब ये जो पदावली है वो है क्या, तो इसे समझना होगा मेरे दोस्त। तो पदावली क्या है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना दोस्त, ध्यान दीजिएगा, है ना। आज सुन लीजिएगा, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। पहले सुन लो, क्योंकि देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग इसका में, है ना। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि मोबाइल में उतना डाटा भी नहीं होता हमारे पास, तो मैं फटाफट बता देता हूँ आप लोग, और आप उसे स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वालिटी होती है दोस्तों इसमें भी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 56 की बात कर रहा हूं मैं। अनुच्छेद 56 में आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या कर रहा है, पदावली। तो दोस्तों कि हमारे यहां पर जो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे यहां पर कैसे होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमारे यहां पर ये कितने वर्ष तक रह सकता है, तो ये 5 वर्ष तक क्या कर सकता है, रह सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर ये शपथ ग्रहण करने, ये शपथ ग्रहण कर लिया तो ये 5 वर्ष तक रहेगा। और यदि हमारे यहां पर ये अपनी इच्छा से क्या हो सकता है, और 5 वर्ष के बाद ये क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक निकल भी सकता है। यदि मान लो कि पदावली में हमारे यहां पर 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद यदि वो अपनी निकलना तो पड़ेगा ही उसको, या फिर जीत फिर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान देना, यदि वो उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, या फिर पद छोड़ा जाना चाहता है, तो हमारे यहां पर इसका पद को कौन संभालेगा, तो इसका पद को हमारे पर उपराष्ट्रपति संभालेंगे मेरे दोस्त। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हुआ ये 2 चीज अपनी। अब तीसरी बात मैं बात करूंगा दोस्तों कि हमारे यहां पर पुनः निर्वाचन की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहां पर अनुच्छेद 57 की बात कर ले पहले। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 कहता है कि हमारे पर पुनः निर्वाचन। तो दोस्तों तो पुनः निर्वाचन क्या कह रहा है, अब ध्यान समझिएगा। तो अनुच्छेद हमारे पर 58 कह रहा है कि पुनः निर्वाचन मतलब कि एक बार राष्ट्रपति बन जाने पर दूसरी बार वो फिर राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात बन तो नहीं डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि अब मैं बना तो मैं ही बना रहूंगा, ऐसा नहीं। हमारे यहां पर यदि मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं फिर से चुनाव जीतकर मैं 2 बार फिर राष्ट्रपति बन सकता हूं। लेकिन दोस्तों हमारे यहां पर आपने सुना होगा
अमेरिका। तो अमेरिका में क्या होता है, वहां का जो हमारे यहाँ पर 5 वर्ष का होता है तो वहां पर 4 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ पर जब तक लगे आप लोग जब तक चाहो जब तक भर सकते हो, लेकिन इसमें दोस्तों न्यूनतम हमारे पर का 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिकतम का हमारे पास इसमें कोई वर्णन नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, अमेरिका में ओनली 2 बार अधिकतम बन सकते हैं और एक बार 4 साल के लिए होता है, अर्थात अधिकतम आप 8 साल के लिए बन सकते हो, अर्थात 2 बार चुने जा सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। लेकिन हमारे यहां पर आप जब तक जीत सकते हो जब तक आप क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे यहां पर इसमें योग्यता पूछ लेता है कभी कभी, तो हमें योग्यता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है, योग्यता के बारे में वर्णन कर रहा है। तो दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली तो आपको बात यह है कि हमारे यहां पर आयु जो हमारी होनी चाहिए योग्यता के अनुसार, तो कितने वर्ष के हम लोग हो सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष हो या 35 वर्ष से अधिक हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन बात यहां पर आती है कि वो लोकसभा के सदस्य बनने लायक योग्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि वो कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह होती है दोस्तों कि हमारे यहां पर वो चुनाव में क्या करना है, 50% प्रस्तावक तथा 50% अनुमोदक होना चाहिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर जब चुनाव होता है ना दोस्त, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें 15,000 रुपए इसमें जमानत की राशि हम रख सकते हैं। और ये आपको पता हो जी, बैंक या किसी सहकारी बैंक या हमारे पर आरबीआई में रखा जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब हमारे यहाँ पर ये आपने इतना तो देख लिया 15,000, यदि आपने इसमें क्या होता है जो वोट होती है 1/6 से यदि आपने कम वोट लाया तो आप क्या हो सकते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है। दोस्तों 15,000 रुपए राष्ट्रपति के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 15,000 रुपए जब जब्त होता है ना तो इतनी बड़ी बेइज्जती होती है कि हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझना होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हमारे यहां पर आपने यहां पर देखा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 60 की। किसकी बात करता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद जो 60 कहता है तो यहां पर ये कह रहा है शपथ ग्रहण की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, ये शपथ ग्रहण की बात करता है। शपथ ग्रहण का मतलब ध्यान समझिएगा दोस्तों। शपथ ग्रहण का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति हमारे यहां पर क्या करता है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो हमारे पर शपथ ग्रहण करता है। इस बात का वो शपथ इसको दिलाता है, किसको, राष्ट्रपति को दिलाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमारे पर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ यदि मुख्य न्यायाधीश यदि छुट्टी पर हो, यदि वो किसी कारणवश यदि उनको तबीयत खराब हो जाए या किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो हमारे यहां पर वरिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, कहां के, तो सुप्रीम कोर्ट के ही, तो उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर देते हैं और वो उनको क्या दिला देते हैं, शपथ दिला देते हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो यहां तक आप लोगों ने देखा। फिर हम लोग इसी में देखने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोगों ने तो यहां पर शपथ ग्रहण के समय तो आपने जानकारी देख ली, लेकिन दोस्तों एक शब्द और आता है हमारे यहां पर। अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग। क्या आता है दोस्तों मेरे, तो महाभियोग आता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो महाभियोग आता है, इस महाभियोग को समझिएगा क्या होता है। तो दोस्तों महाभियोग का मतलब होता है कि संविधान का उल्लंघन कर दिया हो या किसी भी नियम का मैंने पालन नहीं किया हो जो किसी को पसंद नहीं आता है, तो हमारे यहां पर इसमें क्या कर दिया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। लेकिन दोस्तों महाभियोग आपको पता होना चाहिए, हमारे यहां पर राज्यसभा लेकर आती है, फिर लोकसभा, राज्यसभा पास करती है, फिर लोकसभा पास करती है, और लोकसभा पास करने के बाद हमें और आपको पता होना चाहिए एक कंडीशन और, कि 14 दिन पहले हमें राष्ट्रपति को लिखित रूप में ये उनको बताना होगा कि आपके प्रति क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। और महाभियोग यदि हमारे यहां पर क्या होता है, यदि वो 14 दिन के पहले स्वयं त्याग देता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहां पर यदि लोकसभा, राज्यसभा पास करके लोकसभा पास कर देती है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, हटना ही पड़ता है अपने पद से। इस बात का ध्यान देना दोस्तों। क्लियर हुआ। अब ये समझिएगा आप लोग। फिर आपने यहां तक तो देखा, लेकिन
हमारे यहाँ पर अब इसके जो विवाद होते हैं, कोई भी विवाद की बात करें हम लोग इसके 61 तो इसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट और हमारे पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉल्व कर देंगे दोस्त, ये नहीं करेंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट ही इसे सॉल्व करता है और कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ पर जैसे मान लो राष्ट्रपति या महाभियोग द्वारा हटा दिया गया तो हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनेगा उस जगह में, और उपराष्ट्रपति हमारे पास क्या होगा, उसमें 6 महीने तक हमारे पास बना रहेगा। 6 महीने के अंदर हमें क्या करवाना होता है, चुनाव करवाना होता है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि हमारे यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारे पर और क्या कहते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद दोस्तों, तो मैं आपको एक थोड़े थोड़े और बता देता हूं इनके बारे में कि अनुच्छेद और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक और अनुच्छेद के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि अनुच्छेद हमारे पर बहुत सारे हैं। तो अनुच्छेद 72 में देखा होगा आपने। तो अनुच्छेद 72 क्या बोलता है, इसमें क्षमादान की शक्तियां। तो दोस्तों क्षमादान की शक्तियां आप लोगों ने पढ़ा, मैं आपको बताऊंगा क्षमादान की शक्तियां क्या होती हैं, तो मैं यहीं पर से सुन लीजिए आप लोग क्षमादान की शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों यहां पर मैं क्षमादान की शक्तियों को बता दूं तो आप लोग एक एक करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर नंबर 1, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देना है ना दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर 1। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर लघुकरण, किसकी दोस्तों, लघुकरण की बात करता हूं। दोस्तों लघुकरण में क्या होता है कि इसमें मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल सकते हैं। किसके पास शक्तियां, ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि वो कठोर, यदि मान लो मुझे फांसी होना है तो मुझे क्या कर सकता है वो, तो मुझे कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा, आजीवन कारावास दे देंगे या कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हमारे यहां पर किसके पास शक्तियां हैं, ये तो हमारे राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। क्लियर है। लेकिन आपने देखा होगा परिहार, क्या दोस्तों, परिहार देखा होगा। परिहार में क्या होता है, मान लो मुझे सजा कितने साल की होना है, 2 साल की सजा होना है, तो मुझे अब कितने साल की सजा होगी, अब 1 साल की होगी। लेकिन किसके कहने पर, केवल और केवल राष्ट्रपति के कहने पर होगी मेरे दोस्त। इस बात का विशेष ध्यान रखना परिहार में। लेकिन आप लोगों ने एक और अवस्था सुना होगा हमारे यहां पर, जिसका नाम होता है, तीसरा नाम विराम अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, विराम अवस्था। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं या विकलांग लोग होते हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, तो इनके प्रति हमारे यहां पर आपको इसका प्रावधान भी इसमें दिया गया है कि हां कुछ दिन के लिए हमारे पास इसे रख दिया जाए। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक और सुना होगा प्रतिलंबन के बारे में सुना होगा। तो प्रतिलंबन में क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आ गया है दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि प्रतिलंबन क्या करता है कि फांसी को टालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिलंबन का मतलब कि मुझे फांसी होना तो नहीं, इसको बोले थोड़े दिन रुक जाने दो, बाद में दे देना, तो ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन फांसी समाप्त तो नहीं करेंगे, फांसी को कुछ दिन तक के लिए रोक देंगे। लेकिन दोस्तों एक और समय आता है हमारे पास, एक और चीज देखने को मिलती है हमें, क्षमा। क्या देखने को मिलता है दोस्तों, तो क्षमा देखने को मिलती है 5वें नंबर में। तो ये क्षमा जो है दोस्तों, इसे ध्यान समझिएगा। ये क्षमा क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है, ये क्षमा में पूर्ण रूप से इसमें माफ कर दिया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए ये आप लोगों ने देखा। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये शक्तियां तो हमारे यहां पर अनुच्छेद 161 के तहत भी राज्यपाल को दी गई है, लेकिन उसे हमारे यहां पर मृत्यु को क्या करने को, फांसी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का उसे अधिकार नहीं है, या फांसी को रुकवाने का अधिकार नहीं है। जो अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है मेरे दोस्त। इस बात का ध्यान देना, ये चीज आप लोगों ने देखा। फिर हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियां क्या हैं, 123 अनुच्छेद 123 के तहत देखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग 112 के अनुसार देखेंगे। 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक के बारे में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय एवं सलाह की नीति के लिए शक्तियां 143 में हम लोग इसे भी देखेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना, तो बने रहिए।